और ढंग से देखेंगे भी। तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन द ग्रीन बोर्ड। ओके, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम भी हो तो कोई बात नहीं, आप इसको ठीक ढंग से देखेंगे। मेरी रिकॉर्डिंग में भी लेटर ठीक से आए, इसके लिए मैंने आज मोबाइल को थोड़ा उल्टा रखा है और इसको हम थोड़ा सा लगेगी हमको देरी, बट क्या हो गया। थोड़ा भैया बहन नेटवर्क इशू है। कॉल आ रहा है। ओके भैया बहन, थोड़ा नेटवर्क इशू था, बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। आई थिंक दैट you will just cooperate me by listening with me very patiently, because here is the problem of equipment, you know, and I cannot just hold out camera as per my will, although I am trying my best, but you will stay with me, okay? आप मेरे साथ रुकेंगे, ऐसा नहीं कि अब कैमरा ठीक से नहीं आ रहा है तो क्लास छोड़ दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग अच्छी संख्या में आए हैं तो आप अच्छी संख्या में यहाँ रहें, ओके। नकुल थोड़ा इसको करो तो ठीक, सेट करो तो देखना बोर्ड आए, ठीक आ रहा है। अभिजीत कश्यप एडमिट कर लीजिए उसको। ओके, थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है भैया बहन, बट उसको थोड़ा सा देखना है। ओके, अब ठीक है। सर हम लोग पकड़ लेते हैं। हाँ पकड़ लोगे, हाँ ठीक है, पकड़े रहो तो और बढ़िया। ठीक है, एडमिट भी कराते जाओ, ठीक है, और मेरी बात सुनती भी जाओ। जी सर। आज लैक ऑफ ठीक से ब्लैक पूरा बोर्ड आ रहा है, बिल्कुल यहीं आओ जी आ रहा है। नोट कर लेना, बाद में ये रहेगा। ठीक आ रहा है ना सेटिंग? जी सर। तो नाउ आई एम मेकिंग यू नोन अबाउट द फैक्ट कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र में क्या है? आंतरिक लोकतंत्र पर जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, विस्तार से लॉन्ग आंसर आते हैं। तो भैया बहन उस आंसर को हम लोगों ने विस्तार से देख भी लिया है। आज उसी टॉपिक को एक दूसरे तरीके से, यानी अगर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पर, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव पर प्रश्न नहीं भी आए, नो प्रॉब्लम। एक प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ टैग होता है वो है राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौती, मेन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। कई सेट से ये क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने मुख्य रुकावटें कौन कौन सी हैं? राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं? ये दोनों वर्ड हटा करके एक वर्ड और दे देगा। What are the main problems being faced by the political parties in the today's democratic age? आज के रैपिड डेमोक्रेटिक एज में लोकतंत्र के अंतर्गत जहाँ बहुत तीव्र गति से परिवर्तनशील लोकतंत्र है, याद रखिए आज का लोकतंत्र धीरे धीरे रेंगने वाला लोकतंत्र नहीं है।
आई मीन कि 20s का डेमोक्रेटिक सेटअप और 21st सेंचुरी के फर्स्ट फेज का डेमोक्रेटिक सेटअप, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? उस समय लोकतंत्र एक नई शासन पद्धति के रूप में सामने था। आज लोकतंत्र नई शासन पद्धति के रूप में सामने नहीं है। आज लोकतंत्र एक परिवर्तनकारी युग का गवर्निंग सिस्टम है, रैपिड इकोनॉमिक एज का गवर्निंग सिस्टम है, और आर्थिक गतिविधियां राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक challenges, economic developments puts a direct impact on the political developments. आज का युग आर्थिक युग है। लोकतंत्र अगर दूसरे देश में नहीं भी है तो भी उसके साथ हमारा कमर्शियल टाई अप बहुत सुंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले की तरह दो देशों के बीच समान शासन प्रणाली हो। अच्छे व्यापार करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों पड़ोसी देशों में एक ही प्रकार की शासन प्रणाली हो, ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान से हमारा नहीं पटता है। पॉलिटिकली हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल एनवायस हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बड़े अच्छे कमर्शियल पार्टनर हैं। चाइना से हमारी नहीं बनती। चाइना के लोकतंत्र को हम लोकतंत्र मानते ही नहीं, लेकिन चाइना हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। तो फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अंतर आया भी तो वह निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक डिमांड बहुत ज़बरदस्त है दोनों देशों में। हर देश आज ये सोचता है कि हम पॉलिटिकली कंसस तो रहें, लेकिन हमारी जनसंख्या सुखी रहे, हमारी जनसंख्या की बुनियादी समस्याएं हल हों, भूखमरी के शिकार नहीं हों, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए भैया बहन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का बिल्कुल गहरा संबंध है। मैं यहाँ बता रहा था आपको वो ये कि राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियों में क्या क्या है। तो राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियाँ आज के युग में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं डायनेस्टिक, तो बोलते डायनेस्टिक रूल, इसको वंशानुगत शासन, इसको बोलते वंशानुगत शासन, वंशानुगत। ये हमने लैब ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में भी देखा था। यहाँ भी ये बातें आई। क्यों ये राजनीतिक दलों की मुख्य समस्याएं क्यों गिनी जाती हैं? इसलिए कि हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पल्लवित और पोषित होता है। राजनीतिक दलों की मुख्य शक्ति का स्रोत उसका समर्पित कार्यकर्ताओं का झुंड है। अगर किसी पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ता नहीं है तो वो राजनीतिक दल दीर्घजीवी नहीं हो सकता है। एंड इफ a certain political party enjoys the strength of dedicated workers, a bunch of dedicated workers, the day will come when the party will be the supreme ruler of the setup. आज भैया बहन उदाहरण के लिए बीजेपी के साथ क्या हुआ? 1950-1952 का भारतीय जनसंघ आज बीजेपी बन गया। आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास लिखने आएगा, इसलिए ये सारी बातें अपने कान में बिल्कुल डालते जाइए। आज की बीजेपी रिवाइवल है भारतीय जनसंघ का, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। भैया बहन, उस समय क्या भारतीय जनसंघ आज इतना बड़ा बीजेपी बन गया। जिस बीजेपी को लोग इतनी छोटी पार्टी समझते थे, 1980 में बीजेपी का सिर्फ 2 MP था। इन 1980 when BJP become
When BJP become an independent party, independent political party. इसके पहले 1977 में यह जनता पार्टी जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे। मोरारजी भाई देसाई was the first non-Congress Prime Minister of India. He occupied the office in 1977. 1977 का ईयर भारतीय राजनीति में बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को हटा करके एक गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आया था। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा और आज देख रहे हैं जिस कांग्रेस ने 40 वर्षों तक देश पर एक मुश्त शासन किया, आज वो कहाँ खड़ी है। तो 1980 में बीजेपी के लोकसभा में मात्र 2 एमपीज थे, बीजेपी के। और 1980 का 2 एमपी वाला बीजेपी आज 300 से ऊपर वाली पार्टी बन गई है। और Narendra Modi's government just enjoys the 2/3 majority inside the Lok Sabha. At particular juncture, at particular moment, अभी वर्तमान की लोकसभा में बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 2/3 मतों से जीत करके देश पर शासन कर रही है। सिर्फ शासन नहीं कर रही है, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 थम्पिंग मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं। भैया बहन, ये 2 से 303 पहुंचा कैसे? क्योंकि बीजेपी में डायनेस्टिक रूल नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जहां एक चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख सकता था। कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वह डायनेस्टिक रूल है। इसलिए डायनेस्टिक रूल जिस पार्टी में रहेगा, समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी। जिस पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, वो पार्टी फल फूल नहीं सकता। भैया बहन, दूसरा चैलेंज जो राजनीतिक दलों के सामने है वो है मनी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ये तो हम बता चुके हैं, इसको उसी तरह से लिखिएगा, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अब याद रखिए, ये पूरा राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियां लिख रहे हैं। अभी जवाब बात में इस तरह मत खड़ा ना करो। तो इस तरह से राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियों में भैया बहन इसको हम लोग लिख रहे हैं, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले ही हम बहुत बोल चुके हैं और तुम लोग उठ गए हो। इस पर नहीं बोलेंगे ज़्यादा, एडमिट कराते जाना, ठीक है? तुम लोग का कॉपरेशन हमको मिला। और थर्ड वन इज, तीसरा जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। इसको भी लिखते जाएंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। इसको हम लोग लिखेंगे धन बल एवं बाहुबल का प्रभाव। मेन चैलेंज में हम लोग ये भी लिखेंगे पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स हैं भैया भाई, इसको लिखते जाएंगे आप। चौथा पॉइंट हम लोग बनाएंगे, फोर्थ वन इज, और वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस बिफोर द वोटर्स या इलेक्टरेट्स। अब इसको लोग बोलेंगे अर्थपूर्ण
उम्मीदवार, अर्थपूर्ण उम्मीदवारी, उम्मीदवारी का लोग, अर्थपूर्ण उम्मीदवारी का लोग। अर्थपूर्ण उम्मीदवारी क्या है? ये लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस क्या है? मनी एंड मसल पावर आज के राजनीतिक दलों की मुख्य समस्या है। इस पॉइंट को समझाने की कोई विस्तार से ज़रूरत नहीं है, लेकिन भैया बहन इसमें एक चीज़ आप लिखेंगे कि मनी एंड मसल पावर के यूज से अंत में होता है क्या, इसको आप विस्तार से जरूर लिखेंगे। तो मनी एंड मसल पावर का जहाँ खेल होगा वहाँ मेरिट को इग्नोर किया जाएगा। मेरिट बैक सीटर हो जाएगा और क्राइम आगे आ जाएगा। कितना भी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी हो, जब टिकट बांटने लगती है उसकी बोली लगती है, हमारी पार्टी से तुमको टिकट लेना है 1 करोड़ रुपया दो, राज्यसभा का टिकट चाहिए हमारी पार्टी से 3 करोड़ रुपया दो। यानी कि सिद्धांत का स्थान पैसे ने ले लिया। प्रिंसिपल वाज एक्सचेंज्ड बाय मनी, सिद्धांतों का स्थान मनी ने ले लिया। तो जब सिद्धांत रिप्लेस्ड हो जाएंगे धन के द्वारा तो फिर विचारधारा गायब हो जाएगी, और लोकतंत्र विचारधारा की ही पार्टी है, विचारधारा आधारित ही पार्टी है। तो भैया बहन मनी एंड मसल पावर का यूज़ आज के राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या है। छोटे से छोटे राजनीतिक दल भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं। लास्ट अर्थपूर्ण उम्मीदवारी का, ये अर्थपूर्ण उम्मीदवारी क्या है भैया बहन? अर्थपूर्ण उम्मीदवारी का मतलब है कि कारण चाहे जो हो, जनता अपने इलाके में, चाहे वो राज्य विधायिका के लिए चुनाव हो या केंद्रीय विधायिका के लिए, मेरा मतलब है चाहे संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, जनता के सामने, कॉमन वोटर्स के सामने ये समस्या बन जाती है, आखिर वो वोट दे तो दे किसको? अगर कोई बहुत अच्छा है, चरित्र उसके बड़े अच्छे हैं, बड़ा समर्पित कार्य करता है, टिकट भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे दे दिया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, निश्चित रूप से उसकी हार होगी, सब लोग जान रहे हैं। अब जो अच्छा उम्मीदवार भी है फिर भी जनता उसे वोट नहीं देती। जनता के मन में ये होता है कि ये तो जीतेगा नहीं, हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें। अच्छा है लेकिन जीतेगा ही नहीं तो मैं वोट देके क्या करूं। तो कॉमन इलेक्टेड का सोचना भी अच्छी बात है, कोई अपने वोट को बर्बाद करना तो चाहेगा नहीं। जो जीत रहा है, जिसके पीछे सारे लोग हैं कि यही जीतेगा इस बार, वो 1 नंबर का करप्ट है। अब आप देखिए, एक ईमानदार, जिस तरह से नेता ईमानदार होते हैं उसी तरह से आम जनता भी तो ईमानदार होती है ना। उस आम जनता के विषय में सोचिए जो अपना मताधिकार का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना चाहता है। ही इज़ ए हम्बल सिटीजन, wants to play his political role very actively, yet the opportunity is very immature. The person who is going to be the winner has a very poor political and personal background. He is corrupt, he is a criminal, he is characterless. How can a common electorate can cast his vote in favor of him or her? Just adverse to that, the candidate who is very good in every aspect, he has character, he is hard working, he has read the social problem previously, he is shouting slogans for the interest of the common people, yet he has no money. Character has gone to bite the dust, because अच्छा कैरेक्टर उसके जीत की गारंटी नहीं हो सकता, उसकी जीत की गारंटी नहीं हो सकता। इसलिए भैया बहन, ये
जबरदस्त प्रॉब्लम है अर्थपूर्ण उम्मीदवारी का ना होना, अर्थपूर्ण उम्मीदवारी का लोप होना, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस बिफोर द कॉमन वोटर्स। भैया बहन, हम समझते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। आप इस पॉइंट को नोट भी कर लेंगे। हाँ, टाइम कितना हुआ? कितना समय हुआ उसमें देखिए। अब भैया बहन इतना जानने के बाद, लिखने के बाद, हाँ, अब हम आपको इसको मिटाते हैं। आप इसको लिख लेंगे और फोटो ले लीजिए। यहाँ पर अभी कक्षा में 2 बहनें मौजूद हैं, एक नुपुर भी अभी मेरे साथ है और राखी भी यहाँ है। ये दोनों अपना कॉपी जचवाने के लिए आई हैं और ये क्लास भी फॉर्चुनेटली दे आर जस्ट लिसनिंग टू मी वेरी लाइव इन द क्लास। ओके, ये पूरे बोर्ड का ले लेंगे, मैं भी भेजूँगा क्लास में, है ना, तो भेज दीजिएगा। तो ओके, अब हम एक उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं भैया बहन, जो टॉपिक की कल के क्लास में हम लोग अलग अलग, याद रखिए हमारा शेड्यूलिंग बिल्कुल फिक्स है। कल के क्लास में अलग अलग जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके विषय में, जिसमें 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हम लोग कल नोट्स लिखेंगे। इसी जगह इसी क्लास में मैं डिक्टेट करूँगा आपको कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, ये 4 के ऊपर हम लोग लॉन्ग नोट्स तैयार करेंगे। एंड आई थिंक दैट इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन एंड एट द सेम टाइम इट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर द पॉइंट ऑफ नॉलेज। ओके, चारों पॉलिटिकल पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उनकी विचारधाराएँ क्या हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग कैसे है, कम्युनिस्ट विचारधारा किन किन बातों पर जोर देता है, भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियाँ क्या हैं, इसकी विदेश नीतियाँ क्या हैं, इस पर भारी भरकम चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज इतना लिखने के बाद भैया बहन एक साधारण टॉपिक जो बनता है वो साधारण टॉपिक है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के बीच अंतर। आपको याद होगा 9th क्लास में सेम टॉपिक पढ़े थे हम लोग, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया, फिर इस बार ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। तो इस पॉइंट को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में अंतर। भैया बहन, ये जो है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। भैया बहन, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम देखे हुए हैं, लेकिन फिर इस बार हम लोग देखेंगे। मैं मोटे तौर पर 3-4 पॉइंट आपको लिखा दूंगा और हम समझते हैं सबको याद भी होगा। तो भैया बहन, अब हम समझते हैं जूम का इंडिकेशन आने लगा और व्हाट्स द टाइम नाउ? ओके, 1:30. So now we are approaching to 1:30 and it is time to call you bye bye. Okay,
So next time we are meeting tomorrow, and tomorrow we will be discussing these topics about which just now I just briefed you. Okay, first thing will be as जो पहला चीज़ होगा वो होगा भैया बहन कौन सा? ओके, सबसे पहला होगा वो होगा